हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि आज आपको इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में बताएंगे। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में प्रमुख रूप से रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान के बाद अन्य उत्तराधिकारी हुए हैं। इनके बारे में विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके संबंध में हम आपको काफी डिटेल से हर एंगल से समझाएंगे, सारे फैक्ट क्लियर करेंगे, जिससे आप किसी भी एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अब देखते हैं कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान से लौटता है तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता है, साथ में वो रजिया का अपने जो चांदी के टंके पर नाम भी अंकित करवाता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके वजीर और जो अमीर होते हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की सुल्तान की गद्दी पर बैठाते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज का समय जो है वो षड्यंत्रों का काल है, हत्याओं का काल है। इसमें जो उसकी माँ होती है शाह तुर्कन, ये बहुत प्रभावशाली रहती है और इसने तमाम लोगों को अपने षड्यंत्रों से मरवाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका कार्यकाल जो होता है इसमें बहुत असंतोष उत्पन्न होता है, तमाम विद्रोह विरोध होते हैं और अंततः ये बहुत ही अलोकप्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ये दिल्ली में नहीं होता है उस समय रजिया शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज के समय दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित होती है और लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय की मांग करती है और इल्तुतमिश द्वारा उसे उत्तराधिकारी घोषित करने की निर्णय के बारे में भी अवगत कराती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिल्ली की जनता और अमीरों के सहयोग से रजिया दिल्ली की सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बन जाती है और अंततः रुकनुद्दीन फिरोज को फिर बंदी बना के बाद में उसका वध कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रजिया की कार्य और उपलब्धियां क्या हैं। तो रजिया जब बैठते काफी योग्य शासिका थी। ये दरबार में आती है, पर्दा का त्याग कर देती है, कोबा और कुलाह नामक वस्त्र, पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करती है। कोबा एक प्रकार का कुर्ता या कोट था और कुलाहा टोपी थी, तो इन्हें धारण करती है। विद्रोही अमीरों का लखनऊ से लेके देवल तक के क्षेत्र में दमन किया जाता है, माने बंगाल से लेके सिंध तक के संपूर्ण क्षेत्र में इनका विद्रोहियों का दमन होता है। और क्या होता है, इसके समय जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वो ये है कि इस्माइलियों ने जो सिया थे नूर तुर्क के नेतृत्व में विद्रोह किया है और इनका दमन किया गया है। ध्यान रखिए। तो सियाओं का, इस्माइली सियाओं का जो विद्रोह हुआ है वो रजिया सुल्तान के समय में हुआ है, नूर तुर्क के नेतृत्व में हुआ है। इसी को सिया सुन्नी का संघर्ष, प्रथम सिया सुन्नी संघर्ष कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में पहला सिया सुन्नी संघर्ष रजिया सुल्तान के समय में हुआ। फिर हम देखते हैं कि अमीरों का दमन और ये सारी बातें होती हैं और तुर्क अमीरों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये एतगीन को बदायूं का इख्तियार बनाती है। फिर अमीर हाजिम, इसके अलावा अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार बनाया जाता है, मलिक हसन को सेनापति और ख्वाजा मुआजुद्दीन को वजीर बनाया जाता है। इसके अलावा वो क्या करती है, तुर्की अमीरों का उस समय वर्चस्व बहुत अधिक होता है, तो रजिया इन तुर्की अमीरों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए और एक शक्ति संतुलन के सिद्धांत के तहत गैर तुर्की अमीरों को प्रोत्साहित करती है, गैर तुर्की अमीरों को पद प्रदान करती है। उसी के अंतर्गत जमालुद्दीन याकूत जो गैर तुर्क था, एबिसिनिया का हबशी था, इसे अमीर ए आकूर नियुक्त करती है। और हम देखते हैं कि अमीर ए आकूर को नियुक्त करने के बाद रजिया के इससे संबंध घनिष्ठ होते जाते हैं और इतिहासकार उस समय के तत्कालीन अमीर रजिया पर अमीर आकूर के साथ प्रेम संबंध के आरोप लगाते हैं और इसी ईर्ष्या के कारण वो रजिया के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अंततः रजिया के विरोध में विद्रोह होते हैं और उन विद्रोहियों के जो प्रमुख नेता हैं वो एतगीन, अल्तुनिया और कबीर खान दिखाई देते हैं हम लोगों को। क्या होता है, पहला विद्रोह लाहौर में होता है। लाहौर में कबीर खान
विद्रोह करता है। रजिया उसका दमन करने के लिए स्वयं जाती है और रजिया इस विद्रोह का दमन करने के बाद कबीर खां को क्षमा कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि 15 दिन बाद ही अल्तुनिया द्वारा भटिंडा में विद्रोह कर दिया जाता है। रजिया फिर से विद्रोह के दमन करने के लिए जाती है, लेकिन इसी समय क्या होता है, याकूत की हत्या कर दी जाती है। याकूत की हत्या करने से क्या होता है, होने से रजिया घबरा जाती है, अंततः रजिया पराजित होती है और बंदी बना ली जाती है। इसे भटिंडा के दुर्ग में कैद कर लिया जाता है। बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है और बहराम शाह को सुल्तान घोषित करने के बाद क्या होता है, रजिया जब कैद होती है भटिंडा के दुर्ग में, तो ये भटिंडा के इक्तिदार अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और अल्तुनिया और रजिया दोनों ही दिल्ली के लिए कूच करते हैं, लेकिन बहराम शाह की सेनाएं इन्हें पराजित करती हैं और उसके बाद पलायन करते हैं। ये अल्तुनिया और रजिया, इनका कैथल के निकट जंगल में विद्रोही राजपूतों के द्वारा वध कर दिया जाता है। इस तरह से रजिया की समाप्ति हो जाती है। रजिया के बारे में अगर बताया जाए, देखिए पतन के प्रमुख कारण, रजिया के पतन के कारण तुर्क अमीरों का विरोध, रजिया का स्त्री होना, जैसा एल्फिंस्टन और मिन्हाज उस राज ने कहा है, या याकूत से प्रेम संबंध, इन सब में अगर पतन का प्रमुख कारण है तो तुर्क अमीरों का विरोध। तुर्की अमीर बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये पतन में बहाना हो सकती है उसका स्त्री होना और याकूत से प्रेम संबंध होना, लेकिन जो पतन का प्रमुख कारण है, जो आधुनिक इतिहासकार भी इससे सहमत हैं, तुर्की अमीरों का विरोध ही रजिया के पतन का प्रमुख कारण था। एल्फिंस्टन और मिन्हाज मानते हैं कि रजिया का स्त्री होना रजिया के पतन का प्रमुख कारण था। मिन्हाज उस राय लिखता है कि उसमें पुरुषोचित समस्त गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये उसके सारे गुण किसी काम के नहीं थे, अर्थात पुरुषों की दृष्टि में बेकार थे क्योंकि रजिया की स्त्री थी। ये मिन्हाज लिखता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, याकूत से प्रेम संबंध की बात इसामी, इब्न बतूता, बदायूनी ये स्वीकार करते हैं और आधुनिक इतिहासकार भी इससे सहमत हैं, लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं। अगर मुइजुद्दीन बहराम शाह की बात करें तो इनके समय में मलिक नायब के पद का सृजन होता है और इन्हें इसी आधार पर सुल्तान, इसी शर्त पे बनाया जाता है कि ये सुल्तान की शक्तियों का उपभोग नहीं करेंगे और नायब और वजीर के हाथ में सत्ता रहने देंगे। तो हम देखते हैं कि मलिक नायब या नायब मुमलकत की स्थापना होती है और एतकीन को ये पद प्रदान किया जाता है। बाद में एतकीन क्या करता है कि अपने द्वार पर हाथी रखने लगता है, नौबत बजवाने लगता है, इसीलिए अंत में उसका वध कर दिया जाता है। और हम देखते हैं इसके समय का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, प्रथम मंगोल आक्रमण इसके समय में होता है। ताहिर बहादुर के नेतृत्व में लाहौर की लूट की जाती है, मंगोलों का प्रथम आक्रमण होता है और इसके समय में फिर क्या होता है, वजीर मुहाजिरुद्दीन को भेजा जाता है आर्मी लेके कि वो मंगोलों का सामना करे, लेकिन वो मंगोलों का सामना करने के बजाय सेना को भड़काता है सुल्तान के विरोध में भड़काता है और सेना मंगोलों से लड़ाई न करके वापस दिल्ली के लिए लौटती है और आने के बाद बहराम शाह का वध कर देती है सेना वध कर देती है। तो उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया जाता है, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके समय में नायब जो बनता है कुतुबुद्दीन हसन बनता है। वास्तविक सत्ता वजीर के हाथ में रहती है और हम देखते हैं इसके समय का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सेकंड मंगोल आक्रमण इसके समय में सती बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है, मुल्तान को लूटा जाता है और क्या होता है, नासिरुद्दीन को अंत में हम देखते हैं जून 1246 में नासिरुद्दीन को मार दिया जाता है। नासिरुद्दीन को सुल्तान बलबन द्वारा बनाया जाता है, नासिरुद्दीन को बलबन के द्वारा सुल्तान बनाया जाता है और मसूद का वध कर दिया जाता है। इसामी और इब्न बतूता जो इतिहासकार हैं वो बलबन को मसूद के वध के लिए
जिम्मेदार मानते हैं, उत्तरदायी मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद शासक जब बनता है, जो इल्तुतमिश का पौत्र था, इसके समय में प्रथम मंगोल राजदूत मंडल आया है। ये किसके द्वारा? हलाकू का ये राजदूत मंडल था। हलाकू के द्वारा राजदूत मंडल को भेजा जाता है और 1253 में प्रथम वकील-ए-दर के पद का सृजन होता है और इस पद पर इमामुद्दीन रेहान, जो भारतीय मुसलमान था, इसे पलक बैठा जाता है। भारतीय मुसलमान, ये किसी भारतीय मुसलमान का सर्वोच्च पद था उस समय, बहुत बड़ा उत्कर्ष था इसका। अच्छा, इस सुल्तान को संत प्रवर्ती का सुल्तान कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में संत प्रवर्ती का सुल्तान कौन था? तो ये संत प्रवर्ती का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद है। कुरान का सुलेखक था, कुरान की प्रतियां लिखा करता था। ये माना जाता है उसी से इसका खर्च चलता था। अब इसकी ये बहुत बड़ी मजबूरी भी कह सकते हैं कि संत प्रवर्ती रखना इसके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि इसने अपने से पूर्व सुल्तानों का हस्त्र देखा था। रजिया से लेके, अगर हम बात करें रुकनुद्दीन फिरोज से लेके रजिया, और उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, मसूद शाह का जो हस्त्र हुआ था, इस हस्त्र ने उसे स्वाभाविक है कि संत प्रवर्ती का सुल्तान बना दिया था, जो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता था। सारा अधिकार उसने तुर्क अमीरों के हाथ में छोड़ रखे थे। बलबन का इस समय अत्यंत उत्कर्ष होता है। बलबन अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर देता है और उसके बाद क्या होता है, बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की जाती है। ये उस समय की सर्वोच्च उपाधि होती है। सेना का नियंत्रण भी बलबन के हाथ में आ जाता है और उलुग खां का जो प्रतिद्वंदी होता है तो उतलुग खां होता है। उससे भारतीय मुसलमानों का जो नेता होता है वो इमामुद्दीन रायान होता है। ये भारतीय मुसलमानों का नेता होता है, जो कन्वर्टेड मुसलमान थे। इसके बाद राज ने समय तक आपके नासिरी की रचना की, तो ये सही मायने में नासिरुद्दीन को ही समर्पित है। ये इस्लामी जगत का बृहद इतिहास है, जो सीधी सरल सटीक भाषा में लिखा गया है, 23 खंडों में है और इस्लामी जगत में इसमें पूर्व पैगंबरों से लेके 1259 तक के इस्लामी इतिहास का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं 1256-57 में भी सीमांत क्षेत्रों में मंगोल आक्रमण हुए हैं। अब हम बताते हैं आपको राय खान के बारे में। ये एक भारतीय मुसलमान था जिसे वकील-ए-दर बनाया गया और बलबन को अपने पद से हटाया गया था। इसके समय में बलबन के हटाए जाने पर फिर क्या हुआ कि 1 साल इसकी सर्वोच्च सत्ता रहती है रायहान की। बाद में जो तुर्की अमीर होते हैं रायहान से असंतुष्ट होते हैं और इसके ऊपर नासिरुद्दीन महमूद जो सुल्तान है उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अंततः वो समझौते के लिए बाध्य होता है। रायहान को अपने पद से हटाया जाता है और उसका वध कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं रायहान के पतन का भी प्रमुख कारण क्या है, तुर्की सरदारों की ईर्ष्या। रायहान ये प्रथम भारतीय मुसलमान है दिल्ली सल्तनत में जो इतने ऊंचे पद पर पहुंचा। इसने क्या किया है, इसके बाद में बलबन नायब फिर से बन जाता है, सुल्तान की सहमति से छत्र का प्रयोग करता है, विद्रोहों का दमन करता है और हलाकू के साथ में भी समझौता करता है। राजपूतों का, खोखरों का, मेवातियों का के विद्रोहों का दमन किया जाता है। संपूर्ण पंजाब पर खोखरों का दमन करने के बाद अधिकार किया जाता है। ये सारे कार्य होते हैं बलबन के नेतृत्व में, इसी नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान के समय में ही होते हैं। तो यही सुल्तान महमूद के समय के कार्य हैं, यही बलबन के उत्कर्ष का समय है और यही बलबन की शुरुआती सफलताएं हैं। हम देखते हैं इन सब में बलबन पूरी तरह से सफल होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बलबन इसको विष देकर मार देता है, जैसा कि इसामी और इब्न बतूता ने बताया है कि सुल्तान को बलबन ने विष देकर मार दिया। प्रोफेसर निजामी जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो भी इस बात से सहमत हैं और बलबन फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से सारे फैक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे फैक्ट को रिवाइज करने के बाद है तो रजिया की बात अगर हम करते हैं तो रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला सुल्तान
और इसके समय का जो कार्य है इस्माइली सियाओं का विद्रोह रजिया के समय में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एतकीन अल्तुमिया कबीर खान इसके प्रमुख विरोधी या विद्रोही कहे जा सकते हैं। उसके बाद मुइजुद्दीन बैराम शाह आते हैं। इनके समय का जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रथम मंगोल आक्रमण इनके समय में होता है। ताहिर बहादुर के नेतृत्व में लाहौर की लूट होती है और सेकंड मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन मसूद शाह इनके समय का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस आप यही याद रखें कि द्वितीय मंगोल आक्रमण होगा सती बहादुर के नेतृत्व में। और बलबन का उत्कर्ष भी सही मायने में अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में शुरू होता है। फिर हम देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल है यही बलबन के पूरे उत्कर्ष का कार्यकाल है। प्रथम मंगोल राजपूत मंडल आया है इसके समय में। और क्या हुआ है, ये रेहा का उत्कर्ष भी इसी के समय में होता है। संत प्रवृत्ति का सुल्तान अक्सर पूछा जाता है। कुरान का सुलेखक है ये। कुरान का सुलेखक दूसरा औरंगजेब भी है मुगल काल में। बलबन का दामाद था। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी है और इसे मार दिया जाता है। तबकाते नासिरी की रचना भी इसी के समय में मिनहाजुल सिराज ने की है। इसी को समर्पित है। इस्लामी जगत का इतिहास है ये। और इसके बाद हम देखते हैं कि बलबन बाद में शासक बनता है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बलबन के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।